हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं निशा त्रिवेदी गुरुकुल कंपटीशन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप सभी? तो आज हम शुरू करते हैं अर्थशास्त्र का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है मुद्रा और साख। तो पढ़ेंगे मुद्रा और साख क्या होती है। मुद्रा विनिमय का एक माध्यम। विनिमय का मतलब होता है लेन देन। तो मुद्रा क्या होती है? लेन देन का एक माध्यम होती है। मुद्रा के जरिए वस्तुएं खरीदी और बेची जाती हैं। मुद्रा के बदले सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। अक्सर एक प्रश्न जहन में आता है कि खरीदारी मुद्रा के जरिए क्यों होती है। कारण, जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है वह इसका विनिमय किसी भी वस्तु या सेवा खरीदने के लिए आसानी से कर सकता है। इसलिए हर कोई मुद्रा के रूप में भुगतान लेना पसंद करता है। फिर उस मुद्रा का इस्तेमाल अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए करता है। तो इस तरह मुद्रा का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी लाइफ में। ठीक है, बड़े पैमाने पर मुद्रा को स्वीकार किया जाता है, तभी इसकी वैल्यू इतनी होती है। एक उदाहरण समझते हैं। एक जूता निर्माता का उदाहरण देखते हैं। वह बाजार में जूता बेचकर गेहूं खरीदना चाहता है। जूता बनाने वाला पहले जूतों के बदले मुद्रा प्राप्त करेगा और फिर उस मुद्रा का इस्तेमाल गेहूं खरीदने के लिए करेगा। जरा सोचिए कि जूता निर्माता यदि बिना मुद्रा का इस्तेमाल किए जूते का सीधा गेहूं से विनिमय करता, सीधा गेहूं से लेन देन करता, तो उसे कितनी कठिनाई होती। उसे गेहूं उगाने वाले ऐसे किसान को खोजना पड़ता जो न केवल गेहूं बेचना चाहता हो बल्कि साथ में जूते भी खरीदना चाहता हो। अर्थात दोनों पक्ष एक दूसरे से चीजें खरीदने और बेचने पर सहमति रखते हों, तभी तो उसका जूता बेचेगा और उसको गेहूं मिलेगा। ठीक है, इसे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहा जाता है। यानी कि आवश्यकताओं का दोहरा संयोग से मतलब है कि जब एक दूसरे व्यक्ति की नीड जो होती है, जरूरत जो होती है, आपस में मिलती हैं संयोगवश, वही क्या होती है? आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। अतः एक व्यक्ति जो वस्तु बेचने की इच्छा रखता है वहीं वस्तु दूसरा व्यक्ति खरीदने की भी इच्छा रखता हो, ये भी कंडीशन जरूरी है। वस्तु विनिमय प्रणाली मतलब वस्तुओं का जब आपस में लेन देन होता है, तो वस्तु विनिमय प्रणाली में जहां मुद्रा का उपयोग बिना वस्तुओं का विनिमय होता है, उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है, वहां आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना स्वाभाविक है। मुद्रा मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके वस्तुओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देती है। तो मीन्स ये है कहने का कि जो मुद्रा होती है वो किस मीडिएटर का रोल प्ले करती है, एक तरीके से मध्यवर्ती भूमिका निभाती है। जो हमें चीज़ चाहिए होती है हमारे और दुकानदार के बीच में जो मीडिएटर का रोल प्ले करती है, एक उपभोक्ता और एक दुकानदार के, इन दोनों के बीच में जो मीडिएटर का रोल प्ले करती है वो होती है मुद्रा, क्योंकि उसी के माध्यम से लेन देन होता है। मुद्रा के आधुनिक रूप क्या क्या हैं? बहुत प्रारंभिक काल से ही भारतीय अनाज और पशु का मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे। इसके बाद सोना, चांदी और तांबे जैसी धातुओं के सिक्कों का चलन हुआ। आपने देखा भी होगा, हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा कि किस तरीके से पहले जो राजा महाराजा थे उनके टाइम में तांबे के सिक्के के, सोने के, इस तरीके के सिक्के चला करते थे। ठीक है, उन्हीं से लेन देन होता था। लेकिन आज क्या है? आज इन सोने के सिक्कों का, इन चांदी के सिक्कों का स्थान किसने ले लिया? हमारी नोट वाली करेंसी ने, कागजी करेंसी ने ले लिया है। करेंसी क्या होती है? मुद्रा के आधुनिक रूपों में करेंसी यानी कि कागज के नोट और सिक्के शामिल हैं। करेंसी को विनिमय का माध्यम इसलिए स्वीकार किया जाता है क्योंकि किसी देश की सरकार इसे प्राधिकृत करती है, जारी करती है। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। तो भारत में कौन जारी करता है करेंसी नोट को? भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। भारतीय कानून के अनुसार किसी व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने की इजाजत नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति अपने घर पर नोट छापने की मशीन ला देगा और उसे नोट छापने का अधिकार मिल जाएगा। नहीं, ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारतीय रिजर्व बैंक का होता है और उसी के पास ही नोट छापने की मशीन होती है जिसमें करेंसी को छापा जाता है बड़े पैमाने पर। कानून विनिमय के माध्यम के रूप में रुपए का इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान करता है और भारत में कोई व्यक्ति कानूनी तौर पर रुपयों में अदायगी को अस्वीकार नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि हमारी करेंसी क्या है? रुपया है, और उस करेंसी में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कि ये हम इस नोट को स्वीकार नहीं करते। जैसे कि मान लो कि 500 का नोट चलाया है, उसको अगर आप उसके से कुछ सामान खरीदते हैं, लेन देन करते हैं, तो कोई नहीं लेता है तो ये क्या जुर्म है? ये भी एक तरीके से। ठीक है, क्योंकि अब कोई भी व्यक्ति भारतीय करेंसी को अस्वीकार नहीं कर सकता।
भारत में रुपया विनिमय का माध्यम स्वीकार किया गया है। तो हमारी करेंसी क्या है? रुपया है, और रुपया ही विनिमय का माध्यम स्वीकार किया गया है। आरबीआई, आरबीआई की फुल फॉर्म है इनकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई भारत का कैसा बैंक है? सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है, ठीक है, सेंटर का बैंक है ये। यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है, एक तरीके से कह लीजिए हेड है ये सभी बैंकों का। भारतीय रिजर्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। पूरे भारत में रिजर्व बैंक के कुल 29 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। तो पूरे भारत में रिजर्व बैंक के कुल कितने? 29 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिनमें से अधिकांश राज्यों की राजधानियों में स्थित हैं। तो ये जितने भी 29 क्षेत्रीय कार्यालय हैं वो राज्यों की कैपिटल जो है, राज्यों की राजधानियां जो हैं वहां पर स्थित हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कौन से अधिनियम के तहत हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार। और कब हुई थी स्थापना? 1 अप्रैल 1935 को। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कलकत्ता में स्थापित किया गया था, जिसे 1937 में स्थायी रूप से बंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। तो पहला आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय कहाँ पर था? कलकत्ता में था, और बाद में इसे ट्रांसफर करके कहाँ कर दिया गया? बंबई में कर दिया गया, जिसे हम मुंबई बोलते हैं। 1937 में से ट्रांसफर कर दिया गया था। केंद्रीय कार्यालय वह कार्यालय होता है जहां गवर्नर बैठते हैं और नीतियां निर्धारित की जाती हैं, ठीक है। जो आरबीआई के गवर्नर के बारे में तो सुना होगा, तो वही केंद्रीय कार्यालय होते हैं जहां पर गवर्नर बैठते हैं और नीतियां निर्धारित करते हैं। यद्यपि ब्रिटिश राज के दौरान प्रारंभ में यह निजी स्वामित्व वाला बैंक हुआ करता था, यानी कि पहले ये प्राइवेट बैंक हुआ करता था अंग्रेजों के टाइम में। परंतु जब भारत आज़ाद होता है तो उस समय 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, यानी कि इसे नेशनलाइज कर दिया गया, गवर्नमेंट के अंडर में कर दिया गया। इसके पश्चात इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व है, ठीक है, यानी कि भारत सरकार का हक है इस पर पूरा। तो जब ब्रिटिश राज था उस समय एक प्राइवेट बैंक हुआ करता था, और अब आज़ादी के बाद ये 1 जनवरी 1949 याद रखना 1 जनवरी 1949 को विश्व बैंक नहीं, आरबीआई का राष्ट्रीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या हुआ था? राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारतीय सरकार के कंट्रोल में आ गया था ये आरबीआई के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले संस्थापक कौन था इसका? आरबीआई का संस्थापक कौन रहा था? ब्रिटिश राज। दूसरा, स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को, और इसका जो कार्यालय हुआ करता था, केंद्रीय कार्यालय, वो पहले कलकत्ता में था, ठीक है। तो स्थापना हुई थी इसकी 1 अप्रैल 1935 को, और मुख्यालय इसका कोलकाता में हुआ करता था पहले, लेकिन वर्तमान मुख्यालय कहाँ है आरबीआई का? मुंबई में। तो वर्तमान मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। अब अध्यक्ष की बात करते हैं कि आरबीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो शक्तिकांत दास, जो कि 25वें गवर्नर हैं आरबीआई के। शक्तिकांत दास 25वें गवर्नर है आरबीआई के, ये वर्तमान अध्यक्ष हैं। 11 सितंबर 2018 को ये बने थे। 11 सितंबर 2018 को ये आरबीआई के गवर्नर बने थे, और अब तक इनका टाइम पीरियड चल रहा है। रिजर्व का मतलब है एक तरीके से नगद पूंजी, एक तरीके से भंडार करके जो रखते हैं ना पूंजी का, तो नगद पूंजी यानी जो कैश में जो रुपए पैसे होते हैं उसके पास होते हैं आरबीआई के। तो अब तक इसके पास कितना भंडार है कैश का? 36.13 यानी कि 36.13 ट्रिलियन INR। तो इतना इनके पास अभी भी नगद पूंजी विद्यमान है। सहायक कंपनी कौन सी जो इनको हेल्प करती है? निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम। निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम। बात करते हैं कि इसका आरबीआई का उप गवर्नर कौन है? तो CR गांधी। श्री R गांधी इसके आरबीआई के उप गवर्नर हैं। और अगर बात करें कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, तो आरबीआई के पहले गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ, ठीक है। तो आरबीआई के सबसे पहले जो गवर्नर थे वो कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ये 1 अप्रैल 1935 को गवर्नर बने थे और 30 जून 1937 तक ये गवर्नर रहे। सर ऑसबॉर्न स्मिथ पहले गवर्नर थे आरबीआई के। 1 अप्रैल 1935 को ये गवर्नर बने और 30 जून 1937 तक रहे।
इसके बाद राष्ट्रीयकरण के समय जब इसका आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था तो उस समय गवर्नर कौन था आरबीआई का? तो राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर थे 1 जुलाई 1949 से लेकर के 14 जनवरी 1957 तक इनका टाइम पीरियड रहा था और ये थे सर बेनिगल रामा राव। राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर कौन था? सर बेनिगल रामा राव। तो पढ़ते हैं बैंकों में निक्षेप के बारे में। बैंकों में निक्षेप के बारे में पढ़ेंगे। लोग मुद्रा बैंकों में निक्षेप के रूप में भी रखते हैं। निक्षेप एक तरीके से अपना रखते हैं ना, बैंकों में जमा करके रुपए रखते हैं अपना। लोग मुद्रा बैंकों में निक्षेप के रूप में भी रखते हैं। लोग बैंकों में अपनी अतिरिक्त राशि को जमा करते हैं जिसके लिए वे अपने नाम से खाता खुलवाते हैं। बैंक ये जमा स्वीकार करते हैं और इस पर सूद भी देते हैं, एक तरीके से ब्याज देते हैं। इस तरह लोगों का धन बैंकों के पास सुरक्षित रहता है। लोगों को अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें से धन निकालने की सुविधा भी उपलब्ध होती है। बैंक खातों में जमा धन को मांग के जरिए निकाला जा सकता है, इसलिए इस जमा को मांग जमा कहा जाता है। जब भी जरूरत पड़ती है तो हम इस बैंकों में जाकर के अपना धन निकाल सकते हैं, तो इसलिए इस जमा को क्या कहा जाता है? मांग जमा कहा जाता है। आजकल चेक में भी भुगतान का प्रचलन है, तो चेक के बारे में तो सभी को अच्छे से पता होगा। चेक के जरिए तो हम कई बार चेक के जरिए भी हम रुपए निकालते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बैंकों में लोग निक्षेप करते हैं। चेक क्या होता है, एक बार चेक पे दृष्टि डाल देते हैं कि चेक की कई बार डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है एग्जाम में। एग्जामिनर चेक की डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं। तो चेक एक ऐसा कागज होता है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। तो चेक एक ऐसा कागज है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम का भुगतान करने का आदेश देता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक तरीके से ये होता है एक चेक होता है, ठीक है। कई बार ये पूछ लिया था, 1 नंबर में पूछ लेंगे, 2 नंबर में पूछ लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं पूछते पर पूछ लिया जाता है। So thank you so much for watching this video. Please do comment, like and share and subscribe also this channel.